ASG classes. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द एसजी क्लासेस। तो भाई सबसे पहले तो आप सभी को विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और आई होप जो पिछली बार जो भी गलतियां करी आप लोगों ने वो सारी यहाँ पर मत दोहराना, ठीक है ना। कोशिश करनी है कि जो भी गलतियां हमने करी है उन सबको ओवरकम करना है और क्या करना है, प्रोग्रेस करनी है, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था 10.1 तक का सारा। 10.1 मैंने पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी थी। इस वाले में मैं 10.2 का इंट्रोडक्शन करवाऊंगा और 10.2 थ्योरम भी कंप्लीट करेंगे इसमें, ठीक है। तो लास्ट क्लास में जो था वो ये था कि भाई हमने टेंजेंट के बारे में पढ़ा था। और टेंजेंट में क्या बताया था मैंने कि एक सर्कल है, एक सर्कल पर उसके किसी भी पॉइंट से एक लाइन पास करा रहा हूं जो केवल एक पॉइंट को टच करके पास हो रही है, एक पॉइंट को टच करके पास कर रही है, तो वो टेंजेंट कहलाई जाती है। हमारा जो इस चैप्टर में है वो ज्यादातर टेंजेंट के ऊपर ही क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट हमने 9th क्लास में पढ़े हुए हैं, ठीक। तो यहां पर हमने ये पढ़ा है कि भाई एक सर्कल पे एक पॉइंट से टच करके जो पास लाइन होती है वो टेंजेंट कहलाई जाती है। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा कि भाई सर्कल से एक सर्कल के ऊपर की कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, तो जब ये इनफाइनाइट पॉइंट है सर्कल के ऊपर तो इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। ये रही टेंजेंट, ये रही एक टेंजेंट, है ना। ये भी हमने पढ़ा हुआ है पिछली एक्सरसाइज में। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं यहां पर कि मैं किसी एक पॉइंट से कोई टेंजेंट ड्रॉ करना चाहूं। मैंने कोई भी एक एक्सटीरियर पॉइंट ले लिया सर्कल पर ना, इस प्लेन पर मैंने एक एक्सटीरियर पॉइंट ले लिया, जिसको कंसीडर करिए यहां पर ले लिया, इसको P मान लिया। इस पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, तो एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल के ऊपर केवल और केवल दो ही टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं, केवल दो, है ना, दो से ज्यादा नहीं। एक ऐसे हो गई और एक ऐसे हो गई। मैंने बोल दिया ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। तो एक पॉइंट से, एक एक्सटीरियर पॉइंट से एक सर्कल के ऊपर केवल दो ही टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं। अब इन टेंजेंट में कुछ रिलेशन होता है, वो रिलेशन हमको पढ़ना है और उसको पढ़ने के लिए हमको 10.2 थ्योरम करनी है। तो ये आपको एग्जाम में प्रूफ के लिए आ सकती है। इस चैप्टर में दो ही थ्योरम है, 10.1 10.2। 10.1 क्या थी, किसी एक सर्कल पर सेंटर से जहां पर टेंजेंट मीट करती है सर्कल को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो मैंने रेडियस ड्रॉ करी है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, 10.1 थ्योरम। और 10.2 थ्योरम क्या है, हम फटाफट से करते हैं। तो थ्योरम 10.2 है क्या, वो कह रहे हैं कि भाई एक सर्कल है, एक सर्कल है ना, थ्योरम 10.2। कह रहे एक सर्कल है, उस सर्कल पर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से मैंने दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए, कंसीडर कर लिया मैंने, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये सेंटर है सर्कल का O, इससे दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, एक ऐसे हो गई, एक ऐसे। मैंने इस पॉइंट को P कंसीडर करा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये A कह दिया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है B कह दिया। तो थ्योरम 10.2 कहती है कि किसी एक एक्सटीरियर पॉइंट से एक सर्कल के ऊपर जो मैं टेंजेंट्स ड्रॉ करता हूं उन टेंजेंट्स की लेंथ आपस में इक्वल होती है। तो ये मुझे प्रूफ करने के लिए एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। 3 मार्क्स तक का मैक्सिमम आ सकता है। तो इसी को हम प्रूफ करते हैं तो काफी ज्यादा इजी है, फटाफट देखते हैं। तो यहां पर मुझको गिवन में क्या कह दिया, थ्योरम 10.2 गिवन क्या कह दिया गया, यहां लिखते थे गिवन मुझे दिया गया है PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स to a circle with center। मैंने कहा एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, उस पर मैंने एक P पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ की है, ठीक है ना। टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि ये जो PA है ये PB के इक्वल है, ये दोनों टेंजेंट्स जो है ये आपस में इक्वल है, ये प्रूफ करना है। तो यह एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन लगती है। मैंने कहा एक कंस्ट्रक्शन करते, काम करते। मैंने कहा एक काम करो, ज्वाइन कर लो, ज्वाइन OA OB एंड OP। मैंने क्या करा, इसको ज्वाइन किया, मैंने इसको ज्वाइन किया और मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। मैंने इसको जो रेडियस बना दी यहां पर, और मैंने जहां से टेंजेंट ड्रॉ हो रही है वो वाला पॉइंट और सेंटर को ज्वाइन कर लिया, तो एक लाइन सेगमेंट बन गया।
अब देखो ध्यान से, यहां पर अब आपको दो ट्राइंगल्स नजर आ रहे होंगे ना। मैंने क्यों करा है ऐसा, कंस्ट्रक्शन क्यों करी है, मुझे दो ट्राइंगल्स नजर आ रहे हैं। अगर मुझको ये और ये आपस में इक्वल करनी है तो भाई 9th में हमने पढ़ा हुआ है कॉन्ग्रुएंसी। अगर किसी तरह से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो काम बन जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे। सिंपल है। तो कोशिश करते हैं दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की। तो देखो प्रूफ, मैं कहता हूं इन ट्राइंगल PAO, इन ट्राइंगल PAO एंड ट्राइंगल PBO, हमने क्या करा, एक के ऊपर वाला ट्राइंगल ले लिया और एक ले लिया नीचे वाला ट्राइंगल। क्या इनको कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं? वैल्यूज को देखते हैं क्या क्या है मेरे पास। तो देखो सबसे पहले OA और OB तो आपस में इक्वल है, OA और OB आपस में इक्वल है, मैं रेडियाई कह सकता हूं। भाई एक सर्कल की जो रेडियस है वो डिफरेंट थोड़ी होंगी, सेम होगी, तो इक्वल हो गई। उसके बाद जो OP है वो कॉमन है, OP इस ट्राइंगल का पार्ट भी इस ट्राइंगल का पार्ट भी है, तो OP इज इक्वल टू OP कॉमन। और उसके बाद ध्यान दो, थ्योरम 10.1 कहती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर अगर रेडियस ड्रॉ करूंगा तो वो 90 डिग्री एंगल बनाएगी। तो मैं कह सकता हूं एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल PBO रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। सो देयरफॉर क्या मैं ये नहीं कह सकता ट्राइंगल PAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PBO बाय द प्रॉपर्टी। ध्यान देखो 90 डिग्री का एंगल है और उसके सामने वाली जो साइड है वो इक्वल है। तो इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है, तो एक 90 डिग्री का एंगल है, हाइपोटेन्यूस इक्वल है और एक साइड इक्वल है, तो RHS प्रॉपर्टी यानी कि कॉन्ग्रुएंसी लगेगी। तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी, इस कॉन्ग्रुएंसी से मैं कह सकता हूं ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और भाई दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो बाय CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, तो PA इज इक्वल टू PB। बाय CPCT क्या आती है फुल फॉर्म, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो दो ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये है मेरी थ्योरम 10.2। तो इस चैप्टर में इन दोनों थ्योरम पर बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस हैं और कहूंगा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन दोनों थ्योरम्स पर ही बेस्ड है और एग्जाम पर इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाला है। क्लियर है? तो सिंपल सा है, इसका आपको प्रूफ एग्जाम में आएगा, आने के चांसेस काफी ज्यादा है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल्स हमारा नहीं है भाई, तो हमारे पास थ्योरेटिकल ये हो गया है, तो हमको ये अच्छी तरीके से समझना है। लेकिन मैक्सिमम 3 नंबर में आ सकता है, इसके ऊपर नहीं आएगा। तो फटाफट इसको नोट करो। चलो तो आते एग्जांपल नंबर 1 क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं प्रूव दैट इन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कह रहे हैं 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो सर्कल होते हैं जिनका सेंटर कॉमन होता है ना। तो मैंने कहा एक सर्कल ऐसे है और एक सर्कल ऐसे है। कह रहे ये 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, मैंने कहा ये सेंटर O हो गया। द कॉर्ड ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल, एक कॉर्ड है जो बड़े सर्कल के लिए है ना, तो वो कहीं से भी बन सकती है, वो ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी। फिलहाल क्वेश्चन करने के लिए वो मैं ऐसे बना रहा हूं, इस तरह से कह दिया, इसको A कह दिया, इसको B कह दिया। ठीक है, और कॉर्ड में नीचे भी बना सकता था, लेकिन मैंने यहां पर क्यों बनाई है, क्योंकि उन्होंने कहा विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, जो एक छोटा वाला सर्कल है उसको टच कर रही है। ठीक, इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जहां पर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, जहां पर ये सर्कल को, छोटे सर्कल को टच कर रहे हैं, उस पॉइंट को चलिए C कह देता हूं। कह रहे वहां से ये बाइसेक्ट हो रही है। समझ आ रही बात? छोटे सर्कल के लिए ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन रहा है, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ये ये जो कॉर्ड है बड़े सर्कल के लिए ये बाइसेक्ट हो रही है। तो मुझे प्रूफ एक्चुअली करना है AC इज इक्वल टू BC। क्लियर है? तो देखो क्या क्या है मेरे पास, जो गिवन में दिया हुआ है मेरे को, गिवन में है मेरे पास क्या कि AB
AB is the chord, AB is the chord to the bigger circle, to the bigger circle। बड़े सर्कल के लिए तो कॉर्ड है, बट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, एक पॉइंट पर वो टच हो रही है, तो क्या भाई वो छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट नहीं हो जाएगी? तो बिल्कुल। सो AB इज द टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल, छोटे सर्कल के लिए वो टेंजेंट है। मुझे प्रूफ करना है, टू प्रूफ करना है कि भाई AC इज इक्वल टू BC है। हमने कहा ठीक है चलो प्रूफ करते हैं। तो देखो या तो इसको कंस्ट्रक्शन में कंसीडर कर लो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा चलो प्रूफ करता हूं। मैंने कहा OC ज्वाइन करते हैं, OC ज्वाइन कर लेते हैं। तो जरा ध्यान से देखो, मैं बड़े सर्कल को कंसीडर ही नहीं कर रहा, मैं इसको हटा रहा हूं, मैं सिर्फ छोटे सर्कल को ले लेता हूं। तो ये छोटा सर्कल है, ये टेंजेंट है, ये सेंटर है, तो ये रेडियस हुई। और 10.1 थ्योरम कहती है कि रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट परपेंडिकुलर होती है टू द टेंजेंट। तो भाई सीधा सीधा मैं कह सकता हूं कि OC इज परपेंडिकुलर टू AB। रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। इजी पीजी है। नाउ अब समझते हैं भाई, ये AB है टेंजेंट, लेकिन बड़े सर्कल के लिए तो कॉर्ड है ना। तो नाइन्थ की जो, तो भाई परपेंडिकुलर तो AB पर भी है ना, ये पूरा AB पर ही तो है परपेंडिकुलर। अगर मैं इसको हटा दूं यहां से, इस कंसीडर करो ये हट गया यहां से, तो ये कॉर्ड है, कॉर्ड पे परपेंडिकुलर है। तो ये मैंने 9th क्लास के सर्कल चैप्टर में पढ़ा था कि सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं टू द कॉर्ड, तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को। तो यहां पर सीधा सीधा AC इज, या फिर आप सीधा सीधा लिख सकते हो चाहो तो, चलो लिख लेते हैं डायरेक्टली। कह रहे AC इज इक्वल टू BC। रीजन, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर to the chord bisects the chord। सबसे पहली थ्योरम थी क्लास 9th में, तो है प्रूव्ड। ये दो चीजें लिखनी है बस मेरे को। क्लियर है बात? भाई क्या करा हमने, जो छोटा सर्कल का था उसके लिए टेंजेंट है, और मुझे पता है सेंटर से, यानी क्या फिर मैं रेडियस ड्रॉ करूंगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, तो वो 90 डिग्री एंगल बनाएगी, है ना। और ये जो टेंजेंट है वो बड़े सर्कल के लिए कॉर्ड है, बट एंगल तो 90 डिग्री ही बन रहा है यहाँ पर। तो सेंटर से अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं कॉर्ड पर, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। 9th क्लास की थ्योरम है, और यही हमको प्रूफ करना था। ये वाली बात तो हो गई, क्लियर है बिल्कुल। तो ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। तो हमारे पास टोटल 3 एग्जाम्पल्स हैं, फटाफट इसको नोट करो, और बाकी के 2 भी इसमें कंप्लीट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 2। मेरे पास क्या कह रहे हैं इस एग्जाम्पल में, देखते हैं। कह रहे TP और TQ दो टेंजेंट्स हैं, तो मैंने ड्रॉ करे TP और TQ। T पॉइंट से ड्रॉ हुई है, TP ड्रॉ हुई है, TQ ड्रॉ हुई है एक सर्कल पर जिसका सेंटर O है। कह रहे हैं प्रूफ करो ये जो एंगल है PTQ, ये वाला जो एंगल है वो डबल होगा किस एंगल के, OPQ, इस वाले एंगल के। कह रहे PTQ जो एंगल है वो डबल होगा OPQ एंगल के, अगर इस पॉइंट से ये दो टेंजेंट्स ड्रॉ हुई है तो। ठीक है, तो देखो कितना इजी सा है। कंसीडर कर लेते हैं, काम करते हैं। मैंने कहा देखो ये वाला एंगल मैंने x मान लिया, जो OPQ एंगल है मैंने x मान लिया। मैंने कहा लेट एंगल OPQ इज इक्वल टू x डिग्री। तो देखो अगर ये x डिग्री का है तो PTQ 2x डिग्री का आना चाहिए, सिंपल सी बात है ना। तो चलो देखते हैं। देखो ये एंगल है x डिग्री का, ये है रेडियस और ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। फर्स्ट थ्योरम, अगर मैं रेडियस ड्रॉ करूंगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर तो 90 डिग्री एंगल बनेगा, 90 डिग्री है ना। तो मैं कह सकता हूं एंगल OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट is perpendicular to the tangent। तो दो थ्योरम से यूज होती रहेंगे बार बार। अब जरा ध्यान से देखो,
भाई अगर ये पूरा एंगल 90 है और ये वाला एक्स है तो रिमेनिंग वाला पार्ट कितने का बचेगा? टोटल में से अगर ये माइनस कर दूं तो रिमेनिंग बचेगा, तो यहाँ पर टोटल 90 है, ये एक्स है तो रिमेनिंग बचेगा 90 माइनस एक्स। दैट मीन्स एंगल टीपीक्यू कितना हुआ? एंगल टीपीक्यू इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स डिग्री। भाई ये मेरे पास टोटल 90 है, ये मेरे पास x है, तो टोटल में से इसको माइनस कर दूंगा, ये बच जाएगा 90 माइनस एक्स डिग्री। अब जरा ध्यान से देखो, TPQ ट्राइंगल के अंदर TP जो है वो इक्वल है TQ के। क्यों? एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ होती हैं, उनकी लेंथ आपस में इक्वल होती है, थ्योरम 10.2। तो जब ये साइड इसके बराबर है तो एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो लिख लेते हैं यहां पर कि एंगल TPQ इज इक्वल टू एंगल TQP इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स डिग्री। रीजन, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना। और साइड कैसे इक्वल है भाई? टीपी बराबर टीक्यू है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है। नाउ अब सर ध्यान से देखो, अगर मैं टीपीक्यू ट्रायंगल की बात करूं, इन ट्रायंगल टीपीक्यू भाई तीनों एंगलों का सम 180 होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो एंगल टीपीक्यू प्लस एंगल टीक्यूपी प्लस एंगल जो मुझे फाइंड करना है पीटीक्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। क्लियर बात? तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री आ गया। अब देखते हैं मुझे क्या क्या दिया गया था यहां पर ना। तो सबसे पहले टीपीक्यू मैंने फाइंड किया हुआ भाई 90 माइनस एक्स। देखो ध्यान से, है ना, दोनों बराबर है, तो इसकी जगह पर हो गया 90 माइनस एक्स। ठीक है, टीक्यूपी की भी वैल्यू 90 माइनस एक्स है, 90 माइनस एक्स प्लस पीटीक्यू मुझे फाइंड करना है, तो एंगल पीटीक्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो ध्यान से, 90 प्लस 90 180 हो गया, माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस 2x, तो 180 माइनस 2x प्लस पीटीक्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो 180 से 180 कैंसिल हो गया, ये माइनस का 2x इधर आएगा तो प्लस का 2x बन जाएगा, तो ये हो जाएगा एंगल पीटीक्यू इज इक्वल टू 2x। अब जरा ध्यान से देखो, x मैंने कंसीडर क्या किया था? x मैंने स्टार्टिंग में ही OPQ कंसीडर किया था, यहां पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। एंगल PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। हैंस प्रूव्ड। तो जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल का डबल हो जाएगा। और सिर्फ इसको करने की ये सिंगल वे नहीं, और भी बहुत सारी वेज हैं। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट कर लो। और हमारे पास केवल एक एग्जांपल रह रहा है इस चैप्टर का, एग्जांपल को कंप्लीट करेंगे और फिर हमारी एक्सरसाइज 10.2। तो कोई भी डाउट हो तो मुझे बताओ कमेंट में, नहीं तो फटाफट से नोट कर लीजिए। चलो तो आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 पे। क्या है एग्जांपल? इसको ना थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि यहां पर जो है यहाँ पर डायरेक्ट दिया हुआ है, तो थोड़ा सा डिटेल में इसको पढ़ेंगे। कह रहे PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। कह रहे PQ एक कॉर्ड है एक सर्कल के ऊपर जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो फिगर दिया हुआ है मेरे को, मैं पहले फिगर बना लेते। कह रहे ये एक सर्कल, एक कॉर्ड है ऐसे PQ, ये सर्कल का सेंटर है O, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है जिससे दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है इस तरह से, ये TP और ये TQ। ठीक है, और जो कॉर्ड है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर रही है। ये मैंने कह दिया, इसको थोड़ा आगे भी बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे गारंटी है, ये है रेडियस 5 सेंटीमीटर। क्लियर? ये है मेरे पास टोटल कॉर्ड जो है, इसको मैं R को देता हूं, येलो पॉइंट जो है। ठीक है, ये टोटल मेरे पास 8 सेंटीमीटर है यहां से यहां तक। कह रहे हैं आपको फाइंड करना है TP, मुझको TP की लेंथ पता लगानी है, मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट मुझको पता लगानी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखो यहां पर क्या है, मेरे को बस इस पूरे क्वेश्चन में ना क्या करना है, कोशिश करनी है कि 90 डिग्री ये बन जाए किसी तरह से ना, तभी कुछ फायदा यहां पर होने वाला है।
डिफरेंट डिफरेंट वे से मैं इसको प्रूफ कर सकता हूं। तो देखिए ना, पहले पुराना समझते हैं कि जो हमने पढ़ा था। देखो ध्यान दो, मैं थोड़ा एक रफ फिगर एक बार बनाता हूं। मैंने कहा जो मैंने 10.2 थ्योरम पढ़ी थी, मैंने कहा था ये सर्कल है, ये सेंटर हो गया, दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी मैंने ऐसे, एक ऐसे एक ऐसे, ठीक है। इसको चलिए टी कह दिया, इसी को पी कह दिया, इसको क्यू, इजी रखने के लिए मैंने इनको ज्वाइन करा और फिर इनको ज्वाइन करा था, और इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताया था मैंने ना, कॉन्ग्रुएंट होंगे क्योंकि ये मेरे पास रेडियस हो गई, ये कॉमन हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो देखो ये होने के साथ साथ क्या क्या मिलता है मेरे को, ये जो है ये भी इक्वल होंगे बाय सीपीसीटी, और ये जो एंगल है ये भी इक्वल होगा ना बाय सीपीसीटी। आज समझ में आ रही है? तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं सेंटर से उस एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन करता हूं जिससे टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, तो ये वाला एंगल बाइसेक्ट होता है। मैं इसको भी यूज कर सकता हूं ना भाई, ये हमेशा होगा ना सही। तो देखो जरा ध्यान से, मैं अज्यूम करता हूं कि इसको मैंने ज्वाइन करा, तो ये फिगर सेम ही तो है। दैट मीन्स ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर होगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो मैंने कहा कि भाई ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा इस वाली बात से। तो आपको पता होना चाहिए, मैं डायरेक्ट इसलिए यहां पर नहीं लिख रहा फिलहाल में, तो इसको यहां पर रब कर देता हूं। नोट नहीं किया तो पॉज करके नोट कर लेना। अब देखो, इसको यहां से फिलहाल के लिए हटा देते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर है। तो मैं इसको लिख दे दूंगा यहां पर कि जो PQ है वो एक्चुअली में 8 सेंटीमीटर है, और जो OP है जो कि रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। तो यहां पर एक छोटी सी बात को समझेंगे ना। देखो मैंने कहा ये वाला एंगल इसके बराबर है। अगर मैं इस ट्रायंगल को, इन दोनों ट्रायंगल्स को कंसीडर करता हूं, ट्रायंगल TPR और TQR, इन ट्रायंगल TPR एंड ट्रायंगल TQR, क्या आप इनको कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो? पहले खुद से ट्राई कर लेना, पॉज कर लेना, ट्राई करना, नहीं आए तो फिर दोबारा स्टार्ट कर लेना। देखो ध्यान से, ये जो है वो इसके इक्वल है, क्योंकि एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ होती है, वो आपस में इक्वल होती है। तो TP इज इक्वल टू TQ, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। नाउ ध्यान से देखो, TR जो है, जो TR है वो क्या है भाई जो TR है वो क्या है, कॉमन है कि नहीं है? क्लियर? जो TR है वो क्या है, कॉमन है। तो मैंने कहा TR इज इक्वल टू TR कॉमन। उसके बाद अभी जो जस्ट मैंने बताया भाई ये वाला एंगल इसके बराबर है ना, तो एंगल एंगल PTR इक्वल होगा एंगल QTR के। बात समझ में आ रही है? आप यहां चाहो तो लिख सकते हो कि OT बाइसेक्ट्स एंगल T, है ना। या फिर आप इसको पहले बता देते कि भाई आपने इसको ज्वाइन करा तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा भी बता सकते हो, लेकिन यूज कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पर ना। तो ये एंगल, लेकिन कैसे हुआ ये आपको आइडिया आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हुआ कैसे था ये, ठीक। तो ये एंगल बराबर हो गया, ये कॉमन हो गई, ये बराबर हो गया, तो साइड एंगल एंड साइड SAS से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। सो देयरफॉर ट्रायंगल TPR is congruent to triangle TQR by SAS congruency। लेकिन मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, है ना। मैं इसको डायरेक्ट, इस जो मैं बताना चाह रहा हूं उसको डायरेक्ट भी बता सकता था, लेकिन उसको समझना जरूरी है। ऐसा क्यों कर रहा हूं? अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT से ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। दैट मींस सो एंगल TRP is equal to angle TRQ by CPCT. Corresponding parts of congruent triangles are equal. तो ध्यान से देखो ऐसा क्यों करा है मैंने। अगर ये एक लाइन है, PQ एक लाइन, ये तो भाई कॉर्ड है, लाइन सेगमेंट ये, तो इस पॉइंट पर ये जो एंगल बन रहा है कंप्लीट, ये कितना बनेगा भाई 180 डिग्री का बनेगा लीनियर पेयर से। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं ऑल्सो
एंगल टी आर पी प्लस एंगल टी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। बाय लीनियर पेयर भी क्लियर है। और मैं अगर रिप्लेस कर दूं, दोनों इक्वल है ना, किसी को भी रिप्लेस कर दो, तो मैंने कहा एंगल टीआरपी प्लस इसकी जगह पे टीआरपी होगा तो टीआरपी 2 इज इक्वल टू 180 डिवाइड कर दूंगा तो आ जाएगा 90। तो मुझे यहां से ये पता चल गया कि जो टीआरपी एंगल है वो 90 है। दैट मीन्स, और मैं ये भी कह सकता हूं कि टी आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। टी आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आप भाई ये पूरी लाइन ही तो है, ओटी एक लाइन ही तो है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि अगर टी आर परपेंडिकुलर है सो ओ आर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर, क्योंकि भाई ये है तो एक लाइन ही, तो ओ आर, भाई ये ओटी क्या है, एक लाइन ही तो बनाई मैंने ज्वाइन करके। समझ आ रही बात? तो ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। क्लियर है? तो ये चीज यहां से निकल कर आती है। मैं डायरेक्ट भी बता सकता था कि भाई अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और ये बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो ये परपेंडिकुलर ही होता है हमेशा। इक्विलेटरल ट्राइंगल में और आइसोसेलेस ट्राइंगल में ऐसा होता है। लेकिन आइसोसेलेस में कब होता है? जब ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है ये कहां से आएगी, ये जो मैंने ड्रॉ करी है जो वर्टेक्स है, ये वो वर्टेक्स होना चाहिए जहां पर इक्वल लाइंस मीट कर रही है। यहां से अगर ड्रॉ करूंगा तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं बनेगा। बात समझ में आ रही है? तो मैं इसको थोड़ा डीपली समझाना चाहता था। आप चाहो तो इसको एज ए प्रॉपर्टी भी कंसिडर करके कर सकते हो, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि 90 बना कैसे था ये। ठीक, तो भाई ये परपेंडिकुलर हो गया, ये 90 हो गया। अब क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं रही है, ध्यान से देखो। सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा कॉर्ड पर, तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। तो मैं लिख सकता हूं कि पी आर इज इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, रीजन परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड bisects the chord। So therefore मैं ये कह सकता हूं कि जो पी आर है वो है 4 सेंटीमीटर, भाई टोटल 4 थी, तो पी आर भी बराबर हो जाएगी मेरे पास 4 सेंटीमीटर बराबर क्यू आर, वो भी 4 सेंटीमीटर। अब देखो क्या होगा, तो ना मैंने बना काफी सारा बता दिया है, आपको इतना सब नहीं करना है। अब डायरेक्ट यहाँ पर आइसोसेलेस वाली बात जो मैंने कही है वो लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, लेकिन आपको अच्छी तरीके से डिटेल में पता होना चाहिए कि ये हो क्या रहा है। कभी कभार बस ये होता है कि भाई 90 मैंने मान लिया, कर दो सॉल्व, 2 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि क्वेश्चन की शुरुआत एक्चुअली में यहां से हो रही है। ठीक, अब ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर। तो इस छोटे ट्राइंगल को देख लो जरा, इस ट्राइंगल को देखते हैं। तो इन ट्राइंगल पी आर ओ, भाई पाइथागोरस लगा सकता हूं ना, इसमें पाइथागोरस अगर अप्लाई कर दूं तो मेरे पास आएगा ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि ओ आर स्क्वायर। तो ओपी की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर, पी आर की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर, ओ आर की वैल्यू फिलहाल पता नहीं है। तो सॉल्व करूंगा 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, इधर अगर माइनस होगा 25 माइनस 16 9 बचेगा, 9 का स्क्वायर अंडर रूट करूंगा तो ओ आर बराबर 3 सेंटीमीटर। ओ आर की जो वैल्यू आ गई यहां से लेकर यहां तक 3 सेंटीमीटर है ना भाई। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 16 इधर आएगा, 25 माइनस 16 9 बचेगा, 9 का अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस 3। तो देखो मुझे एक ट्राइंगल मिला जिसमें सारी वैल्यूज हैं। अब इसको मैं दो तरीके से कर सकता हूं। मैं या तो इन दोनों ट्राइंगल्स में पाइथागोरस लगा के सॉल्व कर सकता हूं, या फिर मैं यहां पर सिमिलैरिटी का यूज कर सकता हूं। तो फिलहाल मैं सिमिलैरिटी यूज कर रहा हूं। तो मैंने कहा इन ट्राइंगल पी आर ओ, इन ट्राइंगल पी आर ओ, ये छोटा ट्राइंगल और वो ट्राइंगल एक ले लिया जिसमें ये साइड थी टीपी, तो बड़ा ट्राइंगल ले लिया। एंड ट्राइंगल ये बड़ा वाला, भाई एक तो मैंने छोटा ले लिया, ठीक है, क्योंकि इसकी सारी वैल्यूज मेरे को पता है। एक जिसके अंदर टीपी है, ये वाला ट्राइंगल ले लिया मैंने, है ना। आप कह सकते हो पी ओ कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या फिर टी पी ओ, है ना, टी पी ओ।
क्या मैं इनको सिमिलर कर सकता हूं? ध्यान से देखो, समझते हैं। मैं हमेशा क्या कर सकता हूं, मैं हमेशा दो रफ ट्राइंगल्स फॉर्म कर लेता हूं। मैंने कहा दो राइट एंगल ट्राइंगल बना लिए, एक को मैं डायरेक्ट लिख देता हूं जैसा उसका नाम है ना, PRO, P लिखा, R लिखा, O लिखा। अब इसी के अकॉर्डिंग मैं दूसरा ट्राइंगल लिखता हूं, उसकी वैल्यूज को, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को बनाता हूं मैं हमेशा, ताकि कभी भी गड़बड़ ना हो। तो देखो PR और TPO कैसे कैसे सिमिलर हो सकते हैं, ध्यान से देखना। यहां पर ये वाला एंगल 90 है TPO में, तो इस छोटे ट्राइंगल में PRO में ये एंगल 90 है, वो यहां पर रखा गया है, तो TPO में जो 90 है वो यहां रखा जाएगा, तो P लिख दिया मैंने 90। अब ये जो एंगल है वो दोनों में कॉमन है, तो यहां पर अगर O लिखा गया तो यहां पर भी O लिखा जाएगा, बचा हुआ है T, वो मैंने एज इट इज यहां लिख दिया। तो यहां पर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हमेशा मेरे को सही मिलती हैं, गलत नहीं मिलती हैं। तो अब फिलहाल लिख देते हैं एंगल PRO इज इक्वल टू एंगल TPO ईच 90। उसके बाद एंगल O इज इक्वल टू एंगल O, भाई दोनों में आ रहे हैं कॉमन। और मैं जानता हूं दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज आपस में इक्वल होते हैं, तो मैं लिख दूंगा देयरफॉर ट्राइंगल PRO is similar to triangle TPO by AA similarity। भाई AA similarity से क्या हो गए, दोनों सिमिलर हो गए। और अगर सिमिलर हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल होंगे। अब यहां पर काम करते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, देखो ये अपॉन में ये, तो PR अपॉन में TP, बात समझ में आ रही है? PR अपॉन में TP और उसके बाद RO अपॉन में PO। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन प्रोपोर्शन। मैंने पूरा लिखा नहीं है, लिख देना है। अब देखो मेरे को इनकी वैल्यूज पता है, मेरे को थर्ड साइड की रिक्वायरमेंट नहीं थी इसलिए लिखी नहीं मैंने। PR की मुझको वैल्यू पता है, PR की जो वैल्यू है ध्यान से देखो कितनी है, यहां पर 4 दी हुई है, मैंने 4 लिख दी। TP की जो वैल्यू है मुझे पता लगानी है, RO की जो वैल्यू है वो 3 मैंने फाइंड करी थी, और जो PO है उसकी वैल्यू 5 है। मुझे सारी वैल्यूज पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहां से 5 इंटू 4 20 आएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो TP की वैल्यू आ गई 20/3 सेंटीमीटर। क्लियर है बात? तो क्वेश्चन तो यहां से ही शुरू हुआ है, यानी कि इतना ही है क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है। लेकिन ये जो 90 डिग्री का एंगल बनता है ना, उसका जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअली में वो ये वाला है। लेकिन अगर आप इसको ना लिखकर आप ये भी बताना चाहोगे कि भाई आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो भी काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं बनेगी। आप लिख सकते हो कि PTQ एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, सो OT जो है वो बाइसेक्टर है। OT देखो, OT बताऊंगा मैं पहले, OT बाइसेक्टर है एंगल A का, सो मैं कह सकता हूं कि TR भी बाइसेक्टर ही है ना भाई, बात समझ में आ रही है? तो आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए कि ये 90 बना कैसे था, ये इस ही मेथड से 90 बना है। बाकी जो क्वेश्चन है वो केवल इतना सही है। तो बहुत डिटेल में मैंने इसको अच्छे तरीके से बता दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, अच्छे से इसको नोट कर लो, कोई भी डाउट है तो मेरे को बताओ। बाकी इस वीडियो में केवल एग्जांपल्स ही रहेंगे जो हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट में हम 10.2 शुरू करेंगे, क्लियर है बात? उसके बाद अपने एग्जाम्पलर खत्म करेंगे, ठीक? तो काफी ज्यादा चीजें आने वाली है हमारे पास ना आगे। हमको फटाफट अपना टर्म 2 का सिलेबस कंप्लीट करना है, देन फिर एग्जाम्पलर कंप्लीट करनी है, उसके बाद सैंपल पेपर्स को सॉल्व करने हैं। फटाफट इसको नोट कर लो जल्दी। तो इस वाली वीडियो में केवल इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट में।